चुनाव से पहले 5 राज्य जो हैं वो आप जानते हैं, असम है, उसमें फिर पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, पुदुचेरी है। इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से विपक्ष को कोसने वाले पैंतरे पर आ गए हैं। आज असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में मोदी का दौरा था। पश्चिम बंगाल में मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए ममता बनर्जी की सरकार को घेरा और साथ ही ये भी आरोप लगा दिया कि केंद्र की योजनाओं का लाभ यानी फायदा ममता बनर्जी बंगाल के लोगों तक पहुंचने नहीं देती हैं। वहीं असम में नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली हार पर तंज कसा कि कांग्रेस का जन्म 1885 में मुंबई में ही हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण पहले स्थान पर नहीं आ पाई। कांग्रेस ने देश का भरोसा खो दिया है क्योंकि उसके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, ये कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस ने सालों तक शासन किया है, वहां कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई है, ये भी उन्हीं का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब असम में भाषण दे रहे थे। अजीब बात है दोस्तों कि असम में मोदी को महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार याद आ रही है। शायद कांग्रेस का डर मोदी के अंदर इतना ज्यादा है कि वो उससे हमेशा बेचैन रहते हैं, इसलिए असम में महाराष्ट्र में कांग्रेस का कैसा परफॉर्मेंस रहा उसका जिक्र कर रहे हैं। वैसे मोदी को अब कांग्रेस से ज्यादा अपने सहयोगियों के साथ और खासकर एकनाथ शिंदे का डर होना चाहिए, क्योंकि बीएमसी चुनाव यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन नतीजे तो आ गए, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद अपना मेयर बनाने की हालत में नहीं दिख रही है। पूरे आसार बन रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ खेल कर सकते हैं। बीजेपी की 89 सीटें हैं यानी 89 और शिंदे की 29 यानी 29 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा दोनों मिलकर 114 के पार हो जाते हैं, 118 हो जाता है। लेकिन इस बीच शिंदे ने शिवसेना के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को ताज होटल में बैठा लिया है। ये आंकड़े हैं आपके सामने, इन आंकड़ों को जरा रखे रहते हैं हम अपने स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत जरूरी है यहां आंकड़ों को समझना। इससे पहले ये जो 29 सीटें शिवसेना शिंदे गुट के SHS जो आप देख रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट है ये, और यूबीटी गुट आप जानते हैं, यूबीटी अलग है, ऊपर है शिवसेना यूबीटी 65 सीटें, तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट मिलकर 118 सीटें ये ले आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनका हो या 2.5 साल का फॉर्मूला यहां लागू हो, यानी 2.5 साल इनका मेयर हो, माफी चाहूंगा मेयर हो इनका या उनका हो, यानी दोनों बराबरी में रहे बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट। इस बीच इसके लिए एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल ताज में जुटा लिया है, बैठा दिया है, क्योंकि मेयर पद पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं। पूरे 5 साल न सही 2.5 साल का मेयर होना चाहिए, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी होगी इसमें संदेह है। इस मामले में उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जो कुछ कहा है, आइए पहले उसको सुन लेते हैं। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जो कभी कांग्रेस पार्टी में होती थी, उसके बाद शिवसेना में गई, अविभाजित शिवसेना में गई, वहां से अब सांसद हैं राज्यसभा की, क्या कह रही हैं सुनिए जरा। देखिए, जब मुख्यमंत्री का भी समय आया था मुख्यमंत्री चुनने का, तब भी इस तरीके की कश्मकश चली थी और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री रहे थे वो बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे जब उनको डेप्यूटी सीएम की जगह दी थी। ये भूल गए थे कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी भी जब उनकी पार्टी का निर्देश आया, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की उन्होंने जवाबदेही निभाई। तो अब देख सकते हैं कि 29 सीट आई हैं, वो लोग उस पक्ष की जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी की, हमारे 60 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स लेकर गए, मुंबई की जनता ने उनको आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कौन सी सही शिवसेना है। अब वो मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पे रह गई है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। पर हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है, महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में, ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो कम निभाते हैं, पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। नगर सेवक जो चुनकर आए हैं उन्हें होटलों में कैद किया जा रहा है, उसको क्या कहना चाहिए? नहीं, हास्यास्पद है कि अभी भी इतनी सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है
वो वही है, वो उसी का फल है जो इन्होंने कर्म किए हैं। वही आज होटल्स के माध्यम से दिख रहा है, वही होटल की राजनीति, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे जी ये समझ गए हैं कि जो 29 कॉर्पोरेटर हैं, उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और खुद एकनाथ शिंदे जी जानते हैं, ये 29 कॉर्पोरेटर भी वो हैं जो अपना दल बदलने को तैयार होंगे। वो सिर्फ एक मकसद से उन्होंने उस चुनाव चिन्ह पे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। तो प्रियंका चतुर्वेदी सुन रहे थे आप इनको। तो शिंदे की मुश्किल है कि अगर बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना का मेयर नहीं बना तो फिर बाल ठाकरे की विरासत पर शिंदे अपना दावा नहीं ठोक पाएंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे भी दावा कर रहे हैं कि मेयर तो शिवसेना यूबीटी का ही होगा। इस बात में शिंदे और भाजपा दोनों खेमों में बेचैनी बढ़ गई है कि उद्धव ठाकरे भी, और ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। आंकड़ों को देखें अगर दोस्तों, तो उद्धव की सेना जो है शिवसेना, उसके पास आप स्क्रीन पर देखिए 65 सीटें हैं। शिंदे गुट ने 29 सीटें जीती हैं और दोनों के आंकड़े अगर मिला देते हैं तो यह संख्या हो जाती है 94 की, 94 की, यहां तक पहुंच जाती है। अब अगर इसमें कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल जाता है तो ये बहुत आगे निकल जाते हैं, यानी बहुमत से आगे 118 सीटों पे आ जाते हैं। कांग्रेस अगर 14 और जोड़ देती है कांग्रेस की तो माफी चाहूंगा 24 सीटें अगर कांग्रेस की जुड़ जाती हैं तो 118 सीटें हो जाती हैं, जो 118 सीटें अभी बीजेपी और शिवसेना की हैं। खबर यह भी है कि बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भाजपा खुश नहीं है। बताया यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में 155 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसने अनुमान लगाया था कि 120 से 125 सीटें हम जीत लेंगे और अपना वर्चस्व वहां कायम करेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने सीटों के बंटवारे में आक्रामक भूमिका निभाते हुए अपने लिए 91 सीटें मांग ली। ऐसे में भाजपा के पास 37 सीटें बची, 137 सीटें बची, 137 सीटें यानी 137 सीटें बची। इनमें से भाजपा ने 110 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया। 137 में से 110 से 112-14 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन यह आंकड़ा 110 तक भी नहीं पहुंच पाया। यह आंकड़ा पहुंचा कहां? 89 पर ही सिमट के रह गया। यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जैसे लोकसभा में बने रहने के लिए उसे नायडू और नीतीश की पार्टियों की जरूरत है, वही हाल अब बीएमसी में बीजेपी का भी है। और एक और यहां पर मजेदार बात यह है कि आज से 8 साल पहले यानी 2017 में जो चुनाव, 2017 के बाद 2017 में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ था। वहां बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में चुनाव उसी समय हुआ था। उसके बाद अब 8 साल बाद चुनाव हुए, लगभग 9वां साल है। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें आई थी, 82 सीट्स। और इस चुनाव में 8 साल बाद, जबकि वहां पे इनकी सरकार नहीं थी, अब इनकी सरकार थी, पूरा कॉर्पोरेट इनके साथ था, पूरी मशीनरी इसके साथ थी, इस पार्टी के साथ। उसके बाद मात्र 7 सीटों का इजाफा कर पाई भारतीय जनता पार्टी, यानी 82 से 89 तक पहुंच पाई मात्र। बीजेपी की सारी राजनीति ही जोड़ तोड़ की है, आप जानते हैं। और अब मुंबई पर कब्जे के लिए वो किस तरह का जुगाड़ करती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात इस राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी घिर गई है। आज मौनी अमावस्या है और इस मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम स्नान के लिए साधु संत इकट्ठा होते हैं। देश के कई नागरिक वहां जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और इसी दिन स्नान के लिए जाते वक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके भक्तों के साथ पुलिस की झड़प हो गई। उस झड़प से नाराजगी दिख रही है। ये तस्वीर दिखा रहा हूं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, जो शंकराचार्य हैं। अखिलेश यादव ने तो बीजेपी को नसीहत दे दी है कि दिव्य और भव्य से पहले भाजपा सभ्य बने। दिव्य और भव्य से पहले, जो आप दिव्य और भव्य दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले भाजपा सभ्य बने। अखिलेश यादव के ट्वीट को भी हम लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, अपनी नाराजगी कैसे जता रहे हैं, सुन लीजिए जरा।
अधिकारी संतों के साथ मारपीट कर रहे हैं। अब बात यह है कि स्नान करने से मना कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। अब प्रशासन आए जो चाहे करे। अब हमने तो अपने लोगों से कहा कि वापस चलो, जब हमको रोका जा रहा है तो हम क्यों आगे जाएं? हम तो प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं। अब ये तो प्रशासन बताए, हमें तो कोई समस्या नहीं है, रोक तो रहे हैं। अब इसीलिए हमने कहा वापस चलो, क्या समस्या है ये प्रशासन बताएगा। काफ़ी नाराज़गी देखी गई यहाँ संगम पे, और इसी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव और सांसद भी हैं अपनी पार्टी से। इन्होंने क्या कुछ लिखा है देखिए, बड़ा सा पोस्ट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे लिख रहे हैं कि माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु संतों भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। मुख्य को, जी हां सुन लीजिए, मुख्य को हर जगह मुख्य बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अब क्या इसका दोष भी एआई पर मढ़ेंगे? यदि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव मनमानी कर रहे हैं तो भी गलत है, और अगर किसी के निर्देश पर कर रहे हैं तो और भी गलत है। जांच हो, घोर निंदनीय, ये कह रहे हैं यहां पर अखिलेश यादव। आपको बता दूं कि वही वाराणसी की बात थोड़ी सी यहां होनी चाहिए। ये तो संगम की बात है। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़फोड़ हुई है उससे भी बीजेपी पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो ये नजर आ रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मेयर हैं, वहां का हाल तो बुरा है ही, और मोदी महाराष्ट्र की जीत को विकास पर मुहर बता रहे हैं, उनके विकास पर मुहर बता रहे हैं। हालांकि वहां भी मोदी फंसे हुए हैं। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि क्या जोड़ तोड़ करते करते अब घाटे में आएंगे नरेंद्र मोदी? बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी कैसे हो रही है? एक बार फिर आते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ। एकनाथ शिंदे भोला भाला चेहरा नहीं है, बहुत शातिर चेहरा है। ठाणे जाएंगे, चुनाव के वक्त हम लोग गए थे, वहां की जनता बोलती थी, इस चेहरे को देखिए गौर से, वहां की जनता कहती थी कि कैसे एक ऑटो वाला कहां से कहां पहुंच गया। हम लोग जब लाइव वहां से कार्यक्रम करते थे और चुनाव का वक्त था तब। अच्छी बात है, कोई चाय वाला, कोई ऑटो वाला, कोई बूट पॉलिश वाला, कोई भी आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं हैं, हम साथ देंगे। लेकिन आप किस कदर आगे बढ़ते हैं, किन सीढ़ियों का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, आपके आगे बढ़ने में क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या खामियां हैं, ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं, तब इसकी समीक्षा जरूरी है। लेकिन अब आज की तारीख में, आज कई अखबारों में इन्होंने फुल पेज का विज्ञापन दिया है और ये जताने की कोशिश की है कि देखिए हमारी पार्टी उस पूरे प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी है, और आगे इन्होंने कोई डिमांड नहीं की है, आगे डिमांड बाद में कर रहे हैं। जो खबर आ रही है कि 2.5 साल का फॉर्मूला यहां पर लगाया जाए, यानी इनको अब यह समझ में आ रहा है कि जिस दूध पिला रहे थे जिसको, वो तो अब डसने के लिए तैयार है। और ये बात इनको भी समझ में आ रही है, ये बात अब अजित पवार को भी समझ में आ रही है। राजनीति यहीं से शुरू होती है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, और कैसे यहां पर बीजेपी को बड़े झटके की तैयारी है उसको भी और थोड़ा विस्तार देते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी हैं सीधे कोलकाता से जुड़े हुए, इधर प्रेम कुमार जी हैं दिल्ली से हमारे 3 साथी हैं, जयशंकर जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। जयशंकर जी का आज जन्मदिन है, जयशंकर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताया जा रहा था मुझे, आज नहीं है जयशंकर जी, आज मुझे बताया जा रहा था। खैर चलिए, एक बार फिर आपको फिर से शुभकामनाएं। आज नहीं है तब भी जन्मदिन की बात मुझे बताई गई तो मैं भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर भी चलिए, शुभकामनाएं किसी भी रूप में ले लेना चाहिए, चाहे जन्मदिन हो या कोई और अच्छा दिन हो, और हम सबका दिन अच्छा हो। ये जो साल चल रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और जिसके 18वां दिन जिसका आज निकल चुका है,
ये साल और अच्छा निकले, यही उम्मीद करते हैं और आप सबको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आगे बढ़ें, प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। इस पूरे घटनाक्रम में जब से रिजल्ट आया है आपके साथ नहीं बैठना हुआ और इसलिए सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं और जयशंकर जी के पास भी आता हूं थोड़ी देर में। प्रेम कुमार जी, ये शिंदे का फॉर्मूला, ये 2.5 साल का फॉर्मूला 2019 में भी आया था, इन लोगों ने दिया था उस समय, याद कीजिएगा, विधानसभा में। लेकिन आज मेयर के लिए, और चूंकि यहां पर जन्मशती वर्ष है बाला साहब ठाकरे का और इसलिए इनका कहना है कि हमारे पास चूंकि ओरिजिनल शिवसेना है तो हम चाहते हैं हमारा ही मेयर हो, और न सिर्फ 2.5 साल का बल्कि यहां यह भी कहा जा रहा है कि शुरुआती 2.5 साल हमारे पास हो। और दूसरी बात, यहां ये 2/3 का 2/3 का वाला मामला नहीं होता इसमें बीएमसी में। यहां पे अगर 8 लोग भी निकल के उधर से इधर आ गए जिस दिन वोटिंग होगी, और वहां वोटिंग होगी जिस दिन वोटिंग होगी, इसमें से अगर बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट से अगर 8 लोग भी आ गए तो किस्सा तमाम हो जाएगा, लगता है आपको? जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, इस चुनाव को देखने का एक तरीका ये भी है, चुनाव नतीजे को, कि बीजेपी ने बीते लंबे समय से जो पॉलिटिक्स एंटी मराठा वाली की थी, यानी अपनी पार्टी में वो ऐसी रणनीति पर चले कि हम मराठा को साथ नहीं लेंगे। मराठा के साथ राजनीतिक गठबंधन एक अलग बात है, वो तो राजनीतिक विवशता है, लेकिन मराठा से राजनीतिक शक्ति को छीनने के लिए जो उन्होंने राजनीति की, और इस तरह से कि कभी जरूरत पड़ी तो देवेंद्र फडणवीस को पीछे कर लिया, जरूरत पड़ी तो एकनाथ शिंदे को हटा लिया और देवेंद्र फडणवीस को थोप दिया, वो दोनों चीजें सामने हैं। अब ये एक ऐसी घड़ी है जब मराठा की सियासत जो है बाल ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में एक बार फिर से उछाल मार रही है। आंकड़े ये कहते हैं कि मराठे एकजुट हो गए तो फिर मराठा ही मेयर होगा, और ये आकांक्षा शिवसेना उद्धव में भी है, ये आकांक्षा मनसे में भी है, ये आकांक्षा एकनाथ शिंदे में भी है, और ये आकांक्षा इसके मेंटोर आप उनमें एनसीपी शरद पवार में भी आप देख सकते हैं। ये सारे मराठा क्षत्रप एकजुट होकर के बीजेपी की सियासत को पटक सकते हैं। इसके लिए एक मौका है। मौका आपने बताया बहुत छोटा सा मौका, 8 भी इधर से इधर हो गए तो उनका तो नहीं बनेगा। अब है कि क्या एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के साथ मोल भाव कर रहे हैं और उनको उनके बीच सहमति बन जाएगी तो क्या ये बात खत्म हो जाएगी जिस ओर हम बात कह रहे हैं? नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे को राजनीतिक जुगाड़बाजी करने के लिए छोड़ देंगे सारे मराठा या मराठा पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, ऐसा नहीं है जी। उद्धव ठाकरे का जो कॉन्फिडेंस है, वो जो देख रहे हैं कि जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स में जो उद्धव ठाकरे ने अपने लिए या भावी राजनीति के लिए उम्मीद देखी है, उसका आधार है कि बहुत सारे मराठा जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं वो उनके संपर्क में है। तो ये संपर्क उनको ये बल देता है कि बीजेपी को मेयर के चुनाव में हराएं, और एक बार अगर ये काम हो जाता है तो फिर आगे कौन बनेगा, इसकी जो संभावना, इसकी जो राजनीति है, इसकी राजनीति खुल जाती है। तो हमें लगता है ये लड़ाई बहुत ओपन है। ये लड़ाई, इस जनमत को ऐसे भी देख सकते हैं कि बीजेपी, जरूर लगता है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच का तालमेल ये जीता है, लेकिन वास्तव में बीजेपी की सियासत हारी है। बीजेपी ने जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा, उसके दोनों गठबंधन के साथ में छल किया, चाहे एकनाथ शिंदे के साथ में, चाहे उद्धव ठाकरे के साथ में, इसके बावजूद राजनीतिक गठबंधन एक विवशता भी होती है, वो भी दिखा। और आज
जब एक चुनाव परिणाम सामने है तो उनकी वो इच्छा, वो महत्वाकांक्षा एक नाथ शिंदे की कि हमने मुख्यमंत्री पद का बलिदान दे दिया, आप हमें इस बीएमसी में बने रहने दें। मुख्यमंत्री पद का जो बलिदान है ये लोग उद्धव ठाकरे से भी ले चुके, और वो उनको आप जानते हैं कि गठबंधन जो शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जी के बेडरूम में हुआ था अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच में, उसको धत्ता बताया गया और वो गठबंधन टूटा। आज उसी राजनीति का जो प्रतिफल है आज बीजेपी को मिल सकता है, इसके पूरे आसार हैं, वरना बहुमत तो स्पष्ट मिल रहा था, बनना चाहिए था मेयर। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, आपने सही कहा कि 137 सीटों पर बीजेपी लड़ करके 89 सीटें जीत रही हैं। 65% से भी कम का स्ट्राइक रेट है, और ये स्ट्राइक रेट वो विधानसभा चुनाव वाले 87% स्ट्राइक रेट से बहुत नीचे है। और इसमें भी जुगाड़ है, इसमें भी धांधली है, इसमें भी मैनिपुलेशन है, तब ये चुनाव परिणाम है। और इसमें वास्तव में इसमें एक और मैनिपुलेशन है, पहली बार इंक घोटाला भी है इसमें इंक घोटाला भी है जी, स्याही। बिल्कुल। और वो नॉर्थ भारतीय लोगों को वहां जुटाना, वोटर लिस्ट में इधर उधर करना, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो ये जो उत्तर भारतीय वोटर्स को जुटा करके गलत तरीके से जो प्रभावित करने की कोशिशें की गई, कई फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी, तो ये बात भी कहीं ना कहीं मराठा गैर मराठा सियासत में आज बीजेपी के अगेंस्ट भी पड़ती हुई दिख सकती है आफ्टर इलेक्शन। तो ये सारे कारण हैं जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका मिल सकता है। राजीव जी 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 बिल्कुल। प्रशांत जी के पास जल्दी से आना चाहता हूं। प्रशांत जी, यहां पर ये जो फॉर्मूला और एक नाथ शिंदे की सियासत, आज तमाम अखबारों में विज्ञापन आपने देख लिया, एक नाथ शिंदे की सियासत 29 सीटों के साथ बीएमसी में इनको चाहिए मिनिमम 2.5 साल, 5 साल दे दें तो बहुत अच्छा है, मिनिमम 2.5 साल। लेकिन बीएमसी विधानसभा नहीं है जहां एक भी इधर से उधर करने में आपको दिक्कत हो, और इसलिए इन्होंने अपने 29 के 29 लोगों को ताज होटल में शिफ्ट कर दिया है। रहिए वहीं, आराम से खाइए पीजिए, मौज मस्ती कीजिए, बिल्कुल, लेकिन जाइए नहीं। तो कल जो इनके साथ हुआ, कल जो इन्होंने अपने साथ किया अपनी पार्टी को तोड़ के, वही यहां पर वही डर इनको आज सता रहा है। जी राजीव जी, एक बात हम लोग कहते हैं, कर्मन की गति न्यारी जी। जो पार्टी का जन्म पार्टी को तोड़कर गुवाहाटी के एक होटल में हुआ, वही पार्टी अब बांद्रा के एक होटल में कैद अपनी पार्टी को बचाने के लिए। तो ये कैसी, कितनी विडंबना है ये कि ये पार्टी होटल से होटल तक चल रही है। और डर इनको किससे है? ये बांद्रा के 5 स्टार होटल में अपने कॉर्पोरेटर्स को क्यों बंद किया हुआ है? किससे डर है इनको? उद्धव ठाकरे तो कह चुके कि विपक्ष में बैठेंगे वो। कल हम ही लोगों ने बयान सुनवा दिया संजय राउत का। तो उद्धव ठाकरे तो क्लेम नहीं करने जा रहे हैं कि उनका मेयर हो। राजनीतिक बयान अलग बात है, लेकिन उनका दावा ऐसा नहीं आया है, ना उन्होंने कोई बातचीत की है कांग्रेस से या किसी और पार्टी से। तो इनको डर किससे है? डर उनको अपने सहयोगी पार्टी से या बीजेपी से डर है कि बीजेपी इनके लोगों को तोड़ देगी। इनकी पार्टी को टूटने का डर अपने ही पार्टी के सहयोगी से है। कितनी विचित्र बात है कि कैसा गठबंधन है ये, कैसी मानवता है, कैसे संस्कार हैं। कभी आपने सुना इंडिया गठबंधन में भी ऐसी कोई बात हो कि शिवसेना जो है कांग्रेस को तोड़े, या कांग्रेस शिवसेना को तोड़े, या कांग्रेस एनसीपी को तोड़े, या आरजेडी कांग्रेस को तोड़े? ये है जो मौका परस्ती वाला जो है गठबंधन, उसका नतीजा ही है। तो शिंदे जी के साथ कोई आंसू नहीं बहा रहा है। शिंदे जी अपने कर्मों का जो बोया है वही काट रहे हैं। दूसरी बात कि मेयर का जहां तक मामला है, देखिए बीजेपी ने पहले ये कहा
कि मेयर हिंदू होगा, ये नहीं कहा कि मराठी होगा। जी फिर जब ये चुनाव नजदीक आए और दबाव बना शिवसेना की तरफ से, तब इनको कहना पड़ा कि मेयर मराठी होगा। अभी भी उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है कि मेयर कौन होगा, और यहीं पे एक मामला फंसेगा। दूसरी बात, जो 2.5 साल का फॉर्मूला है, बीजेपी मानती है तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो प्रेम कुमार जी भी उठा रहे थे कि बीजेपी, जो आपने भी शुरू में कहा कि 155 सीटों में बीजेपी ने तय किया था चुनाव लड़ेगी, और टारगेट उनका था कि 120-25 सीटें वो ले आएंगे। फिर 137 पे लड़ी, तो ये कम सीटों पे लड़ने का फैसला दिल्ली में बैठे हुए तथाकथित चाणक्य ने लिया था, जिनको चाणक्य मीडिया में कहा जाता है, गोदी मीडिया में। यह फैसला उन्हीं का था कि बीजेपी कम सीटों पर लड़े और 91 सीटें जो है वो शिवसेना को दी जाए, शिवसेना एकनाथ शिंदे को दी जाए, जिसमें उनको सीटें आप दिखा रहे हैं कि 29 सीटें आई हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि 110 का टारगेट किया गया था बीजेपी के द्वारा, 89 ही क्यों आई? कहाँ गया वो 90% का स्ट्राइक रेट? अभी तो पिछले साल ही चुनाव हुए थे, वहां पे 90% का स्ट्राइक रेट क्यों गया? जबकि इस बार भी आपने 15 को वोटिंग थी, 14 को महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपये ट्रांसफर हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। सारे हथकंडे अपनाए गए। कारण सिर्फ एक है राजीव जी, ये 90% स्ट्राइक रेट का, कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिस्टमेटिक जो घपलेबाजी थी वो नहीं हुई है। बाकी जो नीचे के लेवल पे जोड़ तोड़ हुए हैं, पैसा बांटना या जो और सब बातें हुई हैं, प्रलोभन और सब कुछ चीजें, लेकिन जो एक सिस्टम के अंदर से जो घोटाला हो रहा है चुनाव में, जो महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ, जो हरियाणा के चुनाव में हुआ, जो बिहार में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, बीएमसी के चुनाव में वो नहीं हो पाया, क्योंकि ये दिल्ली वाला इलेक्शन कमीशन नहीं था। इस वजह से 90% स्ट्राइक रेट नहीं आ पाया। और दूसरा कारण है कि हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स अब ढलान पर है, तो बीजेपी को वो अपील अब बीजेपी की नहीं रही है। तो ये भी जो 89 सीटें वो भी जोड़ तोड़ का नतीजा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो सिस्टम की जोड़ तोड़ होती है वो नहीं हुआ, वरना यहाँ पे भी वो 90% का स्ट्राइक रेट आता। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। मेयर किसका होगा, कितने समय चलेगा, और जैसा आपने कहा कि बीएमसी के अंदर दल बदल कानून नहीं लागू होता है, वहां पे 2 कॉर्पोरेटर भी इधर उधर चले जाते हैं जी, कभी भी बीच में भी कुछ हो सकता है। तो ये हमेशा जो है वो तलवार मेयर के ऊपर, बीजेपी के ऊपर लटकी रहेगी। अब एकनाथ शिंदे की राजनीति यहाँ से एक नए रास्ते पर चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका अंत जहां से शुरू हुई, होटल से शुरू हुई, होटल में ही है पार्टी। दूसरी बात तो मोदी जी की बात है। एक बात मैं आखिरी ये कह दूं कि मोदी जी कलकत्ता में थे और मोदी जी ने दुनिया भर की वहां बातें की हैं, ईडी वाली बात पे खामोश रहे। जो ममता बनर्जी फाइल लेकर आई वहां पे ईडी की, उससे वो खामोश हुए, उस पर नहीं बोले कुछ। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी जो ईडी को भेजा गया वो एक बड़ा सेल्फ गोल था और वो इनको नुकसान दे गया, वरना मोदी जी कहीं खामोश रहने वाले हैं। लेकिन इस पे वो खामोश रह गए। ये भी एक संकेत है कि वो एक सेल्फ गोल था जिसको ममता बनर्जी ने स्कोर कर लिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एकनाथ शिंदे का जिक्र कर रहा था मैं। एकनाथ शिंदे के बारे में खबर यह है कि महापौर पद और प्रमुख बीएमसी समितियों में समान शक्ति बंटवारे का इन्होंने, मतलब एक समान दोनों तरफ पावर, जितना उनके पास है भाजपा के पास उतना ही हमको भी दीजिए। और एक बात और भी उनके पास है कि जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उन्होंने भी कहा है कि उद्धव ठाकरे से वो संपर्क कर सुलह का प्रस्ताव रख रहे हैं। उसमें से कई हैं जो कह रहे हैं कि चूंकि हम लोग ओरिजिनल उसमें हैं,
शिवसेना के हैं, हम यहाँ पर जो जीत के आए हैं तो कई जगह ओरिजिनल यानी कि हम बाला साहब वाले शिवसेना हैं ये कह के जीत के आए हैं, लेकिन उनकी आस्था उद्धव ठाकरे गुट में है। वो बार बार इनके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम भाजपा के अधीन काम नहीं कर सकते। ये बातें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के अधीन हम काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए व्यापक हित के लिए बीएमसी में शिवसेना की सत्ता जारी रखने के लिए आप उद्धव गुट से सुलह कर लीजिए। ये कई लोग ऐसा मतलब वहां के जो पार्षद हैं ये इस ढंग का प्रस्ताव एकनाथ शिंदे पे रखे हुए हैं जो 29 हैं, इसलिए शिंदे के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है। जयशंकर जी जरा समझूं, आप तो महाराष्ट्र की राजनीति को वहां रहकर, जैसे प्रशांत जी रहकर वहां की राजनीति को बहुत नजदीक से समझे हैं, वैसे आपने भी वहां वर्षों तक पत्रकारिता की है, वहां की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, समझा है, और खासकर शिवसेना और फिर भारतीय जनता पार्टी तो आज उभर के आई है, वरना शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थीं, राजनीति होती थी बहुत उस हिसाब से। आज की राजनीति को और इस बीएमसी को खासकर कैसे देखते हैं, आपका नजरिया? नहीं राजीव जी, पहली बात तो जो आपने अभी मोदी जी का दिखाया कि उन्होंने कहा कि साहब बंबई में जहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुई जी 1885 जी 1885 में स्थापना हुई, वहां आज उसकी हालत हो गई है। मोदी जी को ये याद नहीं आ रहा है शायद कि उसी बंबई में भारतीय जनता पार्टी की भी स्थापना हुई थी 1980 में, और 1984 के चुनाव में उनकी पार्टी 2 सीटों पे सिमट गई थी लोकसभा के। तो ये भी एक इतिहास असल में उनका इतिहास ज्ञान इतना कच्चा है, कमजोर है कि अब क्या कहा जाए, लेकिन है ठीक है, अपने हिसाब से वो बातें करते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए तनातनी तो रिजल्ट आने के समय से ही शुरू हो गई थी। अब बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद उसका आंकड़ा 100 के पार नहीं पहुंच सका, और एकनाथ शिंदे 29 सीटों पे ही रह गए। वो ठाकरे साहब की लीगेसी विरासत की बात करते रहे। लेकिन इस चुनाव में भी अगर देखा जाए, देखिए जब 2017 में चुनाव हुआ था बीएमसी का, तो 82 सीटें बीजेपी को मिली थी और 84 सीटें मिली थी शिवसेना को, जब शिवसेना एकजुट थी। राज ठाकरे अलग थे, लेकिन बाकी शिवसेना, एकनाथ शिंदे वगैरह सब लोग उसी पार्टी में थे। दोनों अलग अलग लड़े थे, और उसके बाद दोनों साथ आए और शिवसेना का मेयर बना था। फिर चली सत्ता चली। फिर बाद में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, शिवसेना में 2 फांक हो गए। चुनाव आयोग ने सारे नियम कानूनों और परंपराओं को ताक पर रखते हुए एकनाथ शिंदे की पार्टी को धनुष बाण और असली शिवसेना घोषित कर दिया, उसी तरह अजीत पवार को कर दिया। तो एक वो अलग इतिहास है। लेकिन हमारा कहना है कि दोनों मिल करके लड़े थे तो 82 सीटें थी। अब एकनाथ शिंदे सरकार में हैं, भाजपा के साथ हैं, और दोनों मिल करके लड़े हैं तो 118 पे रह गए हैं। तो क्या फर्क पड़ा है? मतलब एकनाथ शिंदे कैसे लिगेसी क्लेम करते हैं? 29 सीटों से आप लिगेसी कैसे कर सकते हैं? जो 65 सीटें अगर जीत के आई है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और मान लीजिए 6 सीटें हैं मनसे के बाद राज ठाकरे के पास, तो 71 सीटें हो गई हैं। असल चिंता इनकी ये है कि चूंकि आपने कहा ना कि शताब्दी वर्ष है बाल ठाकरे का, तो ये चाहते हैं अपने को साबित करना, अपनी लिगेसी साबित करना, ताकि हमारा मेयर बन जाए। लेकिन मेयर आपका कैसे बन जाएगा? एक चिंता ये भी हो रही है, जब अभी प्रशांत जी कह रहे थे, मैंने भी ये सुना कि ये चर्चा आ रही थी कि बीजेपी किसी गैर मराठी को मेयर बना सकती है, खासतौर से गुजराती को बना सकती है। और ये बात तो सबसे बड़ी कष्टदायक हो जाएगी एकनाथ शिंदे के लिए, या जो मराठी मानुसों की बात करते हैं लोग। देखिए इसमें थोड़ा सा प्रेम जी को समझना होगा कि मराठी मानुस और मराठा दोनों अलग अलग चीजें हैं। मराठा लोग अलग हैं, तो शरद पवार, अजीत पवार, उनका इलाका ग्रामीण इलाकों में है, पूरे बारामती वो सब इलाकों में है, कोल्हापुर, ये सब सांगली, सतारा, ये सारे इलाकों में है। मुंबई में जो मुंबईकर है, जो मराठी मानुस, मतलब उसमें सभी तबके के लोग हैं, तो वो उनका ये मानते मतलब हैं, मराठी भाषी, मराठी मानुष मतलब मराठी भाषी, और मराठा मराठा है जी। हाँ, मराठा अलग है, वो मराठा अलग है वो। जी बिल्कुल। तो वो है। तो अब ये मराठी मानुस की बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे की, मराठी मानुस को ही बनना चाहिए, और भाजपा ने कभी नहीं कहा कि मराठी मानुस को बनना चाहिए। वो ये कहता था, उनका ये कहना था महायुति का होगा और हिंदू होगा। तो अब उसमें इनको एक तो लगने लगा कि अगर मान लीजिए गैर मराठी को बना दिया, किसी गुज्जू भाई को बना दिया, या
किसी और को कर दिया तो फिर हमारी तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी बचा कुचा है वो फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पास चला जाएगा। इस बार भी चुनाव में मराठी मानुसों का बहुत ज्यादा वोट इनको नहीं मिला है, शिंदे को नहीं मिला है, या ना तो उनके शिंदे के अपने क्षेत्र में जहां वो रहते हैं वहां आ गए, ये भी रिजल्ट आया है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी फंस गई है नतीजे के बाद। अब 89 सीटें लेकर के बिना शिंदे गुट को साथ साधे या फिर यूबीटी को साथ ले या फिर तोड़फोड़ करे, यूबीटी में करे, चाहे शिवसेना में करे, चाहे कांग्रेस में करे, और वो भी तोड़फोड़ ज्यादा, मतलब आप समझ लीजिए 89 है तो उनको कम से कम 25 सीटें और चाहिए, तब वो 114 का आंकड़ा पूरा कर पाएंगे। वो भी बहुत टिकाऊ नहीं होगा, तो इसलिए उनकी भी एक परेशानी तो है। अब उसी परेशानी का अच्छा दूसरा मतलब मन की अपनी चैन की सांस 5 साल तक नहीं लेंगे, ये तय है। नहीं ले पाएंगे, वो तो कैसे भी नहीं ले पाएंगे। देखिए विपक्ष फिर अब खरीद फरोख्त कितना करते हैं भाई, आप सोचिए ना कि महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव से पहले ही 69 सीटों पर खरीदारी हो गई थी। 69 उम्मीदवारों को तो पहले ही खरीद लिया जी। जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको खरीद करके उनकी जगह निर्विरोध करा दिया, चुनाव अपने लोगों को जिता लिया। तो वो उस काम में तो अब उस्ताद है, क्योंकि देखिए सत्ता इनके पास है, शासन इनके पास, प्रशासन इनके पास है, संसाधन मतलब पैसे इनके पास है, कारपोरेट इनके पास है, मीडिया इनके पास है, और चुनाव आयोग तो है ही है। भाई आप कहीं जब भी दल विभाजन होता है, पार्टियों में टूट होती है, तो अभी तक की जो परंपराएं रही है, नियम कानून रहा है, हमने देखा है कांग्रेस का भी जब विभाजन हुआ था तो बैल की जोड़ी किसी गुट को नहीं मिला था, चरखा चलाती हुई बुढ़िया मिला था सिंडिकेट को, और इनको कुछ और मिला था, यहाँ गाय बछड़ा मिला था इंदिरा गांधी की कांग्रेस को। फिर उसी तरह से जब रेड्डी कांग्रेस अलग से बन गई थी, वो टूट गई थी कांग्रेस, तो उस समय हाथ का पंजा इंदिरा गांधी को मिला था और उनको मिला था ये क्या बोलते हैं, क्या था, कोई और चुनाव चिन्ह उनको दिया था, मतलब किसी एक को असली कांग्रेस नहीं घोषित किया था। तो ये चुनाव आयोग ने तो इस बार तो पहले ही बेईमानी कर दी कि भाई शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है और अजीत पवार की शिवसेना ये एनसीपी असली एनसीपी है। तो उसके बावजूद चुनाव आयोग का साथ, दूसरी तरफ एआईएमएम जिसे बार बार हम लोग बी टीम कहते हैं बीजेपी की, इस पूरे चुनाव में भी वो उसी रोल में आई है। और वो सबसे खतरनाक बात यह है कि भाई हिंदू कट्टरपंथ का जवाब कभी भी मुस्लिम कट्टरपंथ नहीं हो सकता है। और लेकिन जो कि फैनेटिज्म का जमाना है, उस चक्कर में बहुत सारे मुस्लिम युवा या जो भी है वो लोग ओवैसी की बातों में जाकर के उलझते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। तो इससे भाजपा को बहुत मदद मिल जाती है कि भाई देखो उधर ये हो रहा है, वो लोग एकजुट हो रहे हैं, जब वो एकजुट होना तो हिंदू एकजुट होने चाहिए। तो एक अलग राजनीति है, लेकिन बात यहीं आकर के फंस रही है। तब फिर बीजेपी और एमएनएस मिलकर सरकार बना ले, महापौर बना ले, उसके साथ वो भी खड़े हो जाए और उनको जोड़ ले, तो एक बड़ा बहुमत हो जाएगा। इतिहास रहा है, लेकिन ये तो इतिहास रहा है। और चुनाव भी मिलकर लड़े, हाँ मुस्लिम लीग और ये हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई है, बंगाल में बनाई है, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स में बनाई है, तो रहा ही है, उसमें तो कहीं कुछ हो रहा नहीं है। और अब इसमें जो है, अभी इस चुनाव नगर निकायों के चुनाव में भी एक जिले में तो समझौता था दोनों का, एएमएम ने और बीजेपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, तो वो भी एक चीज है। लेकिन अब मामला यहाँ फंसा हुआ है कि बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर शिंदे के सामने सरेंडर कर जाती है तो फिर तो 89 और कहाँ 29 कोई मतलब नहीं रहता है, और नहीं करती है तो फिर अगर शिंदे खिसक जाते हैं कहीं पे। हालांकि भाजपा के लोगों को इस बात का यकीन है कि शिंदे अल्टीमेटली जाएंगे, इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि उनका जो अतीत है, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप और मामले हैं, वो फाइलें हैं, जो फाइलें वो गृह मंत्रालय के पास है, मुख्यमंत्री के पास भी है, और कब किसकी फाइल किसको दिखा करके क्या कर दें इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन भाजपा के अंदर एक ही है, हमको एक छत्र राज करना है। कोई राज्य हो, नगर निगम हो, देश हो, जहां पर भी हो, आप सहयोगी के रूप में रह सकते हैं। और लेकिन ये बात तय है कि अगर कुछ भी हो, नगर निगम में मेयर किसका बने किसका नहीं बने, लेकिन शिंदे अब भाजपा के टारगेट पर हैं, भाजपा के निशाने पर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब उन पे हमले होंगे, और किस तरह, अजीत पवार तो लगभग अलग थलग हो ही गए हैं भाई। चुनाव तो पूरा नगर निकायों का अलग से लड़े, भाजपा और महायुति से अलग होकर के ही लड़े हैं, और बहुत कम सीटें, मतलब पुणे में भी अपने घर क्षेत्र में भी जो है शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी हार गई, बुरी तरह से हार गई। तो अब उनका भी रह गया, अब वो सरकार की, या तो फिर वो मुंह मार करके रहे
हाथ पैर जोड़ करके रहें कि भैया हम ठीक है आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आरोप भी लगाया कि साहब हमारे ऊपर 67,000 करोड़ का आरोप लगता था, देखिए हम सरकार में बैठे हैं, तो उसको भी तो भाजपा के लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा ना। तो हो सकता मतलब अभी उथल पुथल का दौर चलेगा महाराष्ट्र की राजनीति में। मुझे लगता है कि अभी उथल पुथल का दौर चलने वाला है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो भाजपा के साथ अभी मिलकर के काम कर रही हैं, उनको धीरे धीरे भाजपा का नेतृत्व निगल जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं। जी जी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। भाजपा का नेतृत्व हो सकता है उसे निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, उधर आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में थे और नंदीग्राम में थे शायद, है ना प्रफुल्ल जी? सिंगूर में। प्रफुल्ल जी आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ जी, अगल बगल ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री उधर और वहाँ ईडी की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि ईडी का मसला। हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि पहला भाषण शुरुआत उनका जो भाषण की शुरुआत होगी वो ईडी से ही होगी, लेकिन ईडी का जिक्र न कर वो साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सेल्फ गोल हो गया है। लेकिन वहाँ से मुंबई का जिक्र करके कितना फ़ायदा वहाँ गेन कर सकते हैं प्रफुल्ल जी? महाराष्ट्र के चुनाव का कितना असर पश्चिम बंगाल पर पड़ने जा रहा है, कितना असर डाल के आज लौटे हैं वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि चुनावों की घोषणा मुझे नहीं लगता कि फरवरी महीने में होगी, चुनावों की घोषणा मार्च में होगी, होली के बाद। 4 मार्च को होली है, उसके बाद होगी, अप्रैल और मई में चुनाव होगा, पूरा अप्रैल होगा चुनाव, मई के मिड में हो सकता है रिजल्ट आए। जी नमस्कार। नमस्कार। ये मई में ही होता है, मई में 20 मई के आसपास इनका सरकार का गठन होगा। ये तो बिल्कुल ही सही बात है सर कि ईडी का प्रकरण ने इनको पॉलिटिकली बहुत ही पीछे धकेल दिया है, जिसको हम लोग सेल्फ गोल बोल रहे हैं। अभी कुछ न करते बनता है न होते बनता है, क्योंकि इसका जो पॉलिटिकल परसेप्शन है वो तो ममता बनर्जी ने अपने पक्ष में कर दिया है उसको, और वो वहां से निकल करके आए हैं। जिस दिन, अब ये संयोग की ही बात है कि जिस दिन ये थे वहां पर, अभी सिलीगुड़ी में हर हर महादेव ममता जी कर रही थी, और उसके बाद वहां पर जो सर्किट बेंच की जो स्थापना थी उसमें सीजेआई भी थे, और वहां पर ममता बनर्जी ने न्यायिक परिस्थितियों को लेकर के काफी गंभीर सुझाव उनको दिए हैं। उनके उपस्थिति में तमाम बातें कही है कि किस प्रकार लोकतंत्र, संविधान और देश हम सब मुख्य न्यायाधीश की हिफाजत में हैं। अब उनको न्यायिक सुनिश्चित करना चाहिए देश की पूरी सुरक्षा, और उन्होंने लोगों की सुरक्षा, इतिहास, भूगोल, सबकी सुरक्षा का सवाल और सबका जिम्मेवारी जो है सो उन्होंने ममता बनर्जी ने, मुख्यमंत्री ने सीजीआई की तरफ सरकार दिया, इशारा कर दिया कि ये चीजें हो रही हैं। तो जब अपेक्षाएं जो व्यक्त की जाती है और वो अपेक्षाएं यदि पूरी नहीं होती है, हालांकि सम्मान और शिष्टता की भाषा में उन्होंने अपील के मोड में बात कही है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर अपेक्षाएं, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये अगर पूरे नहीं होते हैं तो अंततः वे आरोप में बदल जाते हैं, हम सभी जानते हैं। तो ममता बनर्जी ने अपने, चूंकि खुद भी लॉ ग्रेजुएट हैं, तो ऐसा नहीं है कि कानून को नहीं जानती है, तो उन्होंने अपने तरीके से इस बात को रखा। यहाँ पर आकर के जिस ढंग से वो असम की चर्चा कर रहे थे और जिस प्रकार की योजनाओं की बात कर रहे थे और सरकार पलटने की बात बोल रहे थे, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के उत्साह की भाषा से तो लग नहीं रहा था कि उनमें कोई उत्साह है या कोई संभावना बची है। अब यहाँ का चुनाव उनको लग रहा है ये शुरू होने के पहले ही, कभी कभी होता है ना कि मामला खुलने के पहले ही बंद हो जाता है, तो अभी इस फेज में उनको ये महसूस हो रहा है कि ये चुनाव जो है सो एक तरफ झुक गया है। जो कामयाबी उनको चाहिए थी वो कामयाबी उनको दिख नहीं रही है उसकी। हाँ, पूरे प्रकरण में मैंने यह भी देखा है कि दिलीप घोष आज फिर सक्रिय हुए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा ईडी का प्रकरण जो चला और बेलडंगा का जो मामला चला, वो मामला इतना भारी हो गया, वो भी बाउंस कर रहा है, क्योंकि बेलडंगा के मामले को इतनी जो मिल गई बढ़त, उसका कारण इन लोगों ने बढ़ने दिया। उसका कारण ये भी हो सकता है कि इधर एसआईआर को लेकर के काफी असंतोष, विक्षोभ लोगों के मन में रहा है। लेकिन बेलडंगा में जिस प्रकार से घुसपैठिया का यहाँ इस बार सवाल उस ढंग से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि घुसपैठिया का कह करके ऐसा वातावरण बना दिया कि बंगला बोलने वाले लोग, बंगाल के लोग पूरे के पूरे घुसपैठिया के रूप में देखे जा रहे हैं। यहाँ बेलडंगा से अलाउद्दीन शेख नाम का एक लड़का जो 36 साल का था,
वो रोजी रोजगार के चक्कर में झारखंड गया था, जहाँ से उसकी लाश आई, उसके मरने की खबर आई जुम्मा को 16 तारीख को। उसको लेकर के जिस ढंग से यहाँ पर उत्तेजना हुई, और बाद में देखिए कि वो वही इलाका है जहाँ हुमायूं कबीर सक्रिय होते हैं, जहाँ वो बाबरी मस्जिद का इलाका बताते हैं। बाद में हुमायूं कबीर की भी अपनी इसमें भूमिका थी, तमाम तरह के जो अवरोध विक्षोभ प्रदर्शन हुए उसमें। बाद में हुमायूं कबीर भी आकर के चीज़ों को शांत कर रहे थे, जब कलकत्ता से पुलिस वगैरह की बात आई, कि रैप वगैरह के आने की बात आई। तो प्रधानमंत्री अब अगर घुसपैठिया की यहाँ पर चर्चा करते हैं तो तुरंत ये सवाल लोगों के मन में चहक जाता है कि हमको ही घुसपैठिया कह रहे हैं, पूरे बांग्ला जाति को ही घुसपैठिया कह रहे हैं। इसीलिए इनको लग रहा है कि वो मुद्दा यहाँ तो नहीं चलेगा बल्कि घातक हो जाएगा। अब ये विकास और इस तरह की बात करते हैं कि केंद्र सरकार से जो पैसा आता है तो यहाँ पर राज्य सरकार उसको नहीं जनता तक आप तक पहुँचने देती है। अब ये विकास की परियोजनाओं की भी हम बात कर रहे हैं अभी, लेकिन चेहरे में काफ़ी थकान, और जाहिर है उम्र भी हो गई है, तो मैं उस सम्मान के साथ ही कह रहा हूँ, चेहरे पर काफ़ी थकान, भाषा का भी काफ़ी उलझी हुई, पलटानो दरकार, मैंने परिवर्तन की सीधी सादी भाषा अगर बोलते तो बंगाल के लोग हिंदी समझते हैं, और वो जानते हैं कि वो बंगाली नहीं है और बंगला नहीं जानते हैं, या और नहीं रहे हैं तो नहीं जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बांग्ला समाज इतना तो उदार है ही कि भाषा को लेकर के कोई बैरियर बना दे तो उनकी बात को नहीं समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बांग्ला जातीयता, मैंने पहले भी कहा, बांग्ला जातीयता को लेकर बंगाली समाज काफ़ी स्पर्शकातर हुआ करता है। और भारत के लोगों की, हम सभी लोगों की आदत यह है कि हम पश्चिम बंगाल को आज के नक्शे से आंकते हैं, तो आज उसका कितना बड़ा क्षेत्र है, आज उसके कितने वोटर हैं, लेकिन बंगाली जातीयता अपने को बहुत बृहत्तर क्षेत्र से नापती है। तो ये तमाम बातें हैं। तो यहाँ आकर के इनका दौरा तो इस बार उस राजनीतिक फसल को नहीं काट पाया। और आप ठीक ही कह रहे थे, ईडी की चर्चा करनी चाहिए थी ना, जिसका इतना नैरेटिव बना, जो प्रदेश की पार्टी कर रहे थे, चाहे वो उनका सुकांत मजूमदार हो, राहुल सिन्हा हो, या और जो उनके यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वे तमाम लोग कर रहे थे, समीर भट्टाचार्य वगैरह, तो उसका तो मुद्दा उठाया जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बंगाल पे आएंगे और दोबारा हम बात करेंगे बंगाल पे। जरा जल्दी से फिर आते हैं प्रेम कुमार जी आपके पास, महाराष्ट्र की बात करते हैं। थोड़ी सी महाराष्ट्र की बात अभी बाकी है, इस पर करना ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत का असर आने वाले 5 राज्यों के चुनाव पे पड़ेगा, और इसीलिए महाराष्ट्र को खींच के ले जा रहे हैं बंगाल और असम नरेंद्र मोदी। बंगाल में तो चलिए सीधा हमला वो ममता बनर्जी पे कर रहे थे, लेकिन जब वो असम पहुंचे तो उनको पता चल गया, उनको समझ में आता है कि असम में आमने सामने की लड़ाई है कांग्रेस पार्टी से, और इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा डाउन करने के लिए महाराष्ट्र का जिक्र करना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी कितने फंसे हुए हैं, अगर ओवरऑल एक पिक्चर यहां बनाने की कोशिश करें, फ्रेम करने की कोशिश करें, प्रेम कुमार जी, क्या दिखाई देता है आपको महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी? देखिए, महाराष्ट्र में अभी अब तो निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है। 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव के नतीजे सामने हैं, सेंट्रल, स्टेट और स्थानीय निकाय। मगर इन चुनावों को हम देखें तो पहले बीजेपी शिवसेना का एक गठबंधन होता था, बाद में अपनी ही वादा खिलाफी करके उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अपने से अलग किया, शिवसेना को तोड़ा, और बहुत सारी घटनाएं घटी। लेकिन आज बीजेपी उस मुकाम पर है जहां कुछ समय बाली नजर आए तो आश्चर्य नहीं होगा। और महाराष्ट्र में आपका वीडियो डाउन हो गया प्रेम कुमार जी। हाँ, प्रेम कुमार जी डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, आना चाहता हूँ प्रशांत जी, महाराष्ट्र के पिक्चर, और क्या अभी वहाँ पिक्चर बाकी है ये कहें? अनम्यूट कीजिए प्रशांत जी, अनम्यूट कीजिए। महाराष्ट्र के रिजल्ट को अभी कुछ दिन हम लोग एनालाइज करते हैं जी, जिसमें जैसे जैसे पढ़ते खुलती हैं, लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है राजीव जी, एक तो प्रचार तंत्र जो है बीजेपी का, वो प्रचार तंत्र तमाम बातें मीडिया में फ्लोट करता है जो आंखों से दिखती नहीं है। आप भी, हम लोग भी चुनाव में दर दर भटकते हैं, जाते हैं सड़कों पे, गलियों में, दुकानों में, मकानों में, गांवों में, शहरों में, सब जगह जाते हैं। मैं भी लगभग काफी समय
जनता के बीच में रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। ये जो पन्ना प्रमुख की कहानी आती है, अभी 2 दिन पहले भी हमारे एक मित्र यहाँ बता रहे थे कि बीजेपी कैसी तैयारी करती है, तो कहाँ चला गया वो पन्ना प्रमुख कि जो हाफवे मार्क भी नहीं आ पाया, बहुमत भी नहीं आ पाया, स्थानीय निकाय के चुनाव में बहुमत नहीं आ पाया, जहां पे तो सीट बड़ी छोटी होती है, एक विधानसभा में 4 या 5 कॉर्पोरेटर होते हैं। तो ये कहाँ चला जाता है पन्ना प्रमुख? बंबई का पन्ना प्रमुख क्या छुट्टी मनाने यूपी आ गया? कहाँ चला गया? तो बात वही है कि जहां पे केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं है, अभी ज्ञानेश कुमार जी अगर इसको करवा रहे होते तो स्ट्राइक रेट 90% आ जाता बीजेपी का। तो इस पे लोगों को विचार करना चाहिए कि ये क्या चीज है। क्या हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है? अगर चल रही होती तो बीजेपी हाफ में मार्क होती। अब बीजेपी के सामने एक नई मुश्किल ये है, वो नई मुश्किल ये है कि मेयर मराठी चुने कि गैर मराठी चुने। अगर वो मराठी चुनते हैं तो उनका जो सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी है मुंबई में, और खासकर मुंबई में, वो हिंदी भाषी लोगों की है, गुजराती लोगों की है, वो नाराज होगी। और अगर वो मराठी चुनते हैं नाराज होगी, और नाराज होकर क्या होगा कि कांग्रेस पार्टी को जो 24 सीटें आई हैं वहां पे, वो सीटों वो काफी जो गैर मराठी वोट है, मुस्लिम वोट है, वहां से आई हैं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा अगर ऐसा होगा तो। और अगर वो गैर मराठी चुनते हैं तो मराठी उनका अलायंस बिखरेगा और महाराष्ट्र की सरकार अस्थिर होगी। तो ये सब बातें जो है बीजेपी वहां पे बड़े उसमें फंसी हुई है। इससे बचने का रास्ता एक है, रास्ता ये कि मेयर ये बनवा दें, मराठी मेयर शिवसेना शिंदे का, और डिप्टी मेयर बीजेपी अपना बनाए जो कि गैर मराठी हो, तो इनकी कंस्टिट्यूंसी बच जाएगी और शिंदे जी का भी काम हो जाएगा। तो बीजेपी के सामने एक रास्ता ये है। अब देखना है कि बीजेपी करती क्या है, लेकिन ये रास्ता उनके सामने खुला हुआ है। लेकिन बड़ी असमंजस की स्थिति है बीजेपी की, और सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति शिवसेना एक नाथ शिंदे की है, जो होटल में जन्मी पार्टी होटल में कैद है, और उसका भविष्य अब वाकई सीमित हो गया है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा जयशंकर जी, प्रेम कुमार जी आ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जयशंकर जी। बहुत सही कह रहे थे और थोड़ा इसको और विस्तार देने की जरूरत है। प्रशांत जी जो कह रहे थे, होटल में जन्मी पार्टी होटल में सिमट के रह गई है, दोबारा होटल में है, और अब करे तो क्या करे। बीजेपी के सामने भी यहाँ एक अजीब तरह की स्थिति है, किसको लेके आए, बस ये समझने की जरूरत। लेकिन प्रेम कुमार जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में जो शिवसेना की सियासत है महत्वपूर्ण भूमिका में अभी भी है, पहले भी थी और आने वाले समय में भी रहेगी। ये सियासत बीजेपी से कैसे अलाइन होती है और उससे कैसे डी अलाइन होती है, ये दोनों बातों पर गौर करना जरूरी है। देखिए, लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो सबका ध्यान था कि असली उद्धव ठाकरे की पार्टी कौन होती है, ये देखें। उस समय कमोबेश लोगों को लगा था कि नहीं, असली उद्धव ही असली शिवसेना है, असली शिवसैनिक है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया तो नतीजों ने उल्टा स्थापित किया। एक नाथ शिंदे ने कहा कि भाई हम असली हैं, हमारे पास ज्यादा विधायक हैं, ज्यादा वोट हैं। लेकिन अभी जब मुंबई इसका मेयर का चुनाव हो रहा है, बीएमसी का चुनाव हुआ है, तो फिर से स्थिति पलट गई है और अब सबको लग रहा है कि असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे ही है, उनकी ही शिवसेना असली शिवसेना है। और चूंकि शिवसेना का जन्म, उसका आगे बढ़ना, राजनीति में मजबूत होना, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, ये सब कुछ वो बीएमसी की सियासत के इर्द गिर्द ही हुआ है। तो वहां
दोनों भाइयों का एकजुट होना और बहुत शानदार प्रदर्शन करना ये बताता है कि शिवसेना अपने जड़ों को हासिल कर रही है। तो ऐसे में वो शिव सैनिक जो ओरिजिनल शिवसेना बोल करके एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मना स्थिति में एक बदलाव का दौर आया है। उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई, सरकार के दम पर सत्ता में रहते हुए चुनाव आयोग के समर्थन से असली शिवसेना एकनाथ को जरूर कह दिया गया है, लेकिन वास्तव में असली शिवसेना तो वही है जहां बाला साहब ठाकरे हैं, जहां उद्धव ठाकरे उनकी विरासत को संभाल रहे हैं और जनता उसको साबित भी कर रही है। तो यही वो पॉइंट है जहां पर कि शिवसेना का पुनर्गठन, एकीकरण बोलिए, और एकीकरण में ये बात अब मैं आज पक्के तौर पर कहता हूं जो अभी नहीं दिखता है, एकीकरण एकनाथ शिंदे को लेकर नहीं होगा, एकनाथ शिंदे को छोड़कर होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जयचंद के तौर पर ही शिव सैनिक जानते हैं या मानते हैं या मानेंगे, या समय इसको स्थापित करेगा, जिसको जहां सूट करता है वहां से बात पकड़ ले। लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर के शिव सैनिक रिवाइव करेंगे यह नहीं दिखता है। तो ये जो मन में लोगों में जो बात आई है एकनाथ शिंदे के इसमें कि असली शिव सैनिक कौन है, ये बात एकनाथ शिंदे को डरा रही है, उनकी पार्टी को डरा रही है, उनका भविष्य जो है उज्जवल नहीं है ये दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए उन्होंने आक्रामक तेवर अपनाया है कि किसी तरीके से बीजेपी मेरी बात मान ले और हमें मेयर बना दे, तो वो जो मन जिनका डोल रहा है वो सत्ता के चुंबकत्व में थोड़ी देर तक शांत रह जाए, ये इनकी सियासत है। लेकिन ये सियासत का जो परीक्षा की घड़ी है ये अभी है, और इस पर ही डिपेंड करता है कि बीजेपी जो अपने दम पर महाराष्ट्र में